गुजरात की स्थापना 1960 में हुई। 1960 से लेके 1980 तक गुजरात की जो विकास की दर थी, मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट था, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना जो औसतन वृद्धि दर है, वो वृद्धि दर 4.4% था, जबकि सारे देश का वृद्धि दर करीब 3% या 3.5% था। इसका मतलब ये हुआ कि 1960 से लेके 1980 तक भी गुजरात का औसतन एसडीपी ग्रोथ रेट, मतलब उत्पादन का या आय का वृद्धि दर समग्र भारत से ज़्यादा था। अब दूसरा फेज़ है 1980 से 2000 तक का। 1980 से 2000 तक गुजरात का वृद्धि दर, मतलब औसतन सालाना वृद्धि दर, वो 14.5% था, जबकि सारे देश का औसतन सालाना वृद्धि दर वो 5.5% था। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 9% ज़्यादा गुजरात का वृद्धि दर था 1980 से लेके 2000 तक। अब 2000 के बाद की बात देख लें तो 2000 से 2010-11 तक गुजरात का सालाना औसतन वृद्धि दर वो करीब 9.5% था, ठीक है, और भारत का जो वृद्धि दर है वो करीब 7.5% था। इसका मतलब क्या हुआ कि गुजरात का सिर्फ 2% बढ़ा ज़्यादा, जबकि 1980 से 2000 तक गुजरात का औसतन सालाना वृद्धि दर वो कम से कम 9% ज़्यादा था, जो कि मैंने कहा कि सारे देश का वृद्धि दर 5.5% था उस जमाने में, और गुजरात का 14.5% था। इसका मतलब ही यह हुआ कि वो 9% ज़्यादा था, जबकि अंतिम 12 सालों में वो सिर्फ 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5% ज़्यादा रहा है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही गुजरात का विकास किया? सच में तो गुजरात का विकास उन 2 दशकों के बीच हुआ, 1980 से लेके 2000 तक, जबकि नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 2001 में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये बिल्कुल गलत कि जो खेती से, मतलब एग्रीकल्चर से जितनी आय होती है पूरे प्रदेश को, वो कम होती जाए, और उद्योगों से और सेवाओं से जो आय होती है वो बढ़ती जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, उसमें जो खेती का हिस्सा था वो देश आज़ाद हुआ तब 50% था और आज 12% है। तो भारत का विकास हुआ, ऐसा हम कहते हैं। अंतिम 300 सालों से, 400 सालों से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ सारी दुनिया में, तब से ये एक मानदंड रहा है कि खेती का जो हिस्सा है, उसका जो शेयर है सकल घरेलू उत्पाद में, वो कम होता जाए तो ही विकास कहलाता है। अब गुजरात की बात देख लीजिए। 2000 में जब गुजरात में 2001 में नरेंद्र मोदी आए, तब गुजरात में जो गुजरात का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें खेती का जो हिस्सा था वो करीब 14.5% था, और आज वो 14% है। तो क्या औद्योगिक विकास ज़्यादा हो गया? अगर ज़्यादा हो गया हो तो खेती का जो शेयर है वो कम होना चाहिए ना, वो तो कम हुआ ही नहीं है। आप औद्योगिक उत्पादन का जो शेयर है सकल घरेलू उत्पाद में, गुजरात के सकल घरेलू उत्पाद मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें वो करीब 38% है, और आज भी 38% है, करीब 1% बढ़ा है, लेकिन वो सेवाओं में कम हुआ है, सर्विसेज में कम हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में
उद्योगों में और सेवाओं में से जो उत्पादन मिलता है, जो आय मिलती है, वो इतनी बड़ी नहीं है। मतलब गुजरात का औद्योगिक विकास नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले ही वो स्ट्रक्चर था ही गुजरात में, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज नरेंद्र मोदी ने किया है, ढांचागत परिवर्तन किया है गुजरात के अर्थतंत्र में। ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। ये वाइब्रेंट समिट क्यों बुलाई गई? अगर नहीं बुलाई होती तो गुजरात में जितना भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है अंतिम 10-12 सालों में, वो होता कि नहीं होता? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले वाइब्रेंट समिट्स नहीं मिलती थी तो भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, सारे भारत में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता? अन्य सरकारें, राज्य सरकारें जहाँ ये वाइब्रेंट गुजरात जैसी समिट्स नहीं बुलाई जाती, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता? पश्चिम बंगाल में वाइब्रेंट गुजरात की समिट नहीं थी और गुजरात में थी, फिर भी रतन टाटा नैनो को लेकर पश्चिम बंगाल क्यों गए थे, गुजरात में क्यों नहीं आए थे? इसका मतलब यह है कि वाइब्रेंट गुजरात की समिट को और औद्योगिक इन्वेस्टमेंट को, मतलब पूंजी निवेश को कोई संबंध नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे पूंजी निवेश के लिए जो समिट पहले नहीं होती थी, तब भी 1960 से लेके 2000 तक पूरे 60 सालों 40 सालों में गुजरात में पूंजी निवेश ज़्यादा हुआ ही था। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जितने दावे किए गए कि हमने वाइब्रेंट गुजरात में इतने बड़े MOUs किए, तो क्या इतना बड़ा पूंजी निवेश हुआ है? जैसे कि 2011 में करीब 4,20,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा, ऐसा कहा गया, ऑफिशियली कहा गया। सरकार ने खुद कहा इतने बड़े MOU भी हुए। तो पता चला कि 2 साल में जो 4,20,000 करोड़ है उसमें से सिर्फ 1.5%, 1.5% ओनली पूंजी निवेश हुआ है। इसीलिए शायद 2013 में जो वाइब्रेंट गुजरात समिट की गई उसमें यह कहा ही नहीं गया कि इतने MOU आए या इतना पूंजी निवेश होगा, क्योंकि अंतिम जो 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में जितनी भी समिट्स हुई, वो सारी समिट्स में जितने भी MOU है, जितनी रकम का पूंजी निवेश होगा उतना कहा गया, वो हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो मेला क्यों बुलाया गया? मेलों से कभी पूंजी निवेश नहीं होता। कोई भी उद्योगपति तब आता है पूंजी निवेश करने के लिए कि जब उनको मुनाफा दिखाई देता है, जब उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तब वो पूंजी निवेश करने के लिए आता है। और जब वो इंडस्ट्रियल पीस महसूस करता है तब वो आता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी गुजरात में थी, राइट? गुजरात का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि वाइब्रेंट गुजरात की समिट से इन्वेस्टमेंट हुआ, पूंजी निवेश हुआ, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि अंतिम 3 सालों में पूरे भारत में 2 लाख करोड़ रुपये के करीब इन्वेस्टमेंट हुआ है, औद्योगिक पूंजी निवेश हुआ है। और आप यहाँ MOU कर रहे हैं 4,20,000 करोड़ रुपये का। तो ये कहाँ की बात है? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे झूठ बोलते ही जाते हैं कि इतना पूंजी निवेश होने वाला है, इतना पूंजी निवेश होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि वाइब्रेंट गुजरात की जो समिट है वो औद्योगिक पूंजी निवेश में बिल्कुल विफल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उद्योगपति आए, पूंजीपति आए, खाया पिया, मजा किया और सरकार का खर्चा हुआ करोड़ों रुपये का। मैं 2-3 बातें इसके बारे में कहना चाहूँगा। 2007 का जब विधानसभा का चुनाव था तो उसके करीब 4-6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने खुद वन बंधु योजना घोषित की थी। गुजरात में करीब 16% आदिवासियों की आबादी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो उन्होंने इसके लिए वन बंधु योजना घोषित की थी। अब आप 2007 से 2012 मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना गुजरात की देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जितना भी प्लानिंग का एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें वन बंधु योजना जो उन्होंने घोषित की थी
वो 15,000 करोड़ रुपए की थी, जबकि वो 11वीं पंचवर्षीय योजना गुजरात की है, उसमें वो आंकड़ा है करीब 3,500 करोड़ रुपए का। 5 साल में आदिवासियों के लिए गुजरात सरकार ने सिर्फ इतना खर्चा किया। एक ये बात। दूसरी बात कि जो भारत सरकार की योजना है ट्राइबल एरिया सब प्लान, वो ट्राइबल एरिया सब प्लान में जितने पैसे आते हैं वही पैसे उन्होंने वनबंधु योजना में कन्वर्ट कर दिए और बताया कि हम खर्चा करते हैं, जबकि वो खुद खर्चा करते नहीं है। ये बात आदिवासियों के विकास के बारे में ही मैं इतना कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण, छोटे से आंकड़े में आपके सामने पेश करूँगा। एक बात है कि 2003 में मार्च महीने में एसएससी की परीक्षा ली गई, वो 10वीं कक्षा की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10वीं कक्षा में मार्च 2013 में इम्तिहान दे रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले पहली कक्षा में आए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा में 2003 में आए वो। अब जरा आंकड़े देख लीजिए। 2010 में एसएससी की परीक्षा में, मतलब 10वीं कक्षा की परीक्षा में करीब 10,30,000 विद्यार्थी बैठे, जबकि 10 साल पहले पहली कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 17,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि 7,20,000 विद्यार्थी 10वीं कक्षा तक गुजरात में नहीं पहुंच पाए। ये कितना बड़ा परसेंटेज है? करीब 40 से 42% हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 से 42% बच्चे 10वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कौन सा वाइब्रेंट गुजरात का विकास है? मैं समझ नहीं पाता कि जिसमें बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर विकास हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आरोग्य अच्छा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये तो बढ़ा नहीं है। अब 47% जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र के से कम आयु वाले, वो अपोषण से पीड़ित है, मतलब अंडर नरिश्ड है। माल नरिश्ड नहीं, अंडर नरिश्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आरोग्य की इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है कि आप ठीक तरीके से बच्चों की देखभाल करो। तो सरकार के पास पैसे नहीं है बच्चों के लिए, न पढ़ने के लिए, न उनके आरोग्य के लिए, और कहते हैं कि हमने विकास किया। तो आपने कौन सा विकास किया? और दूसरी बात, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये कहा गया कि सारे गुजरात में सबसे ज़्यादा 15 साल की कम आयु वाले बच्चे जो मजदूरी करते हैं वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है गुजरात में। मतलब गुजरात में है 31.2%, मतलब 31.2% है, जबकि दूसरे नंबर है अरुणाचल प्रदेश कि जहाँ 20.5% है। बाकी सभी राज्य इससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेंट गुजरात हुआ, मान लो कि हुआ, तो वो किसने बनाया? इस गुजरात के बच्चों ने बनाया। जबकि उनको खेलना है, जबकि उनको पढ़ना है, तब वो जाके उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। ये क्या विकास है? ये क्या अच्छा मॉडल है? तो अगर गुजरात के मॉडल को सारे देश के सामने रखा जाता है तो मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि गुजरात का मॉडल खराब मॉडल है। वो कभी भी पूरे भारत में काम में नहीं आ सकता, क्योंकि गुजरात में जितनी गरीबी है उससे भी ज़्यादा गरीबी रखने वाले राज्य है। अगर ये मॉडल वहाँ रखा गया तो गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव बढ़ेंगे, असमानता भी बढ़ेगी। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी आंक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 ने नया खोज निकाला, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात का नंबर 8वां है और गुजरात में 41.5% लोग गरीब है। ठीक है, जबकि गुजरात सरकार कहती है कि सिर्फ 16% है, जबकि प्लानिंग कमीशन कहता है कि 16% है और गुजरात सरकार कहती है कि 19% है। जबकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से गुजरात में करीब 41% लोग गरीब है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ इतनी तादाद में बड़ी गरीबी है, वहाँ क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ? ऐसा कहा जाए कि
आप गुजरात सरकार के खुद के आंकड़े देख लीजिए तो पता चलेगा कि अंतिम 10 सालों में जो भी गुजरात में रोजगार मिला उसमें आज भी 16 लाख युवा वो बेकार है, बेरोजगार है। तो आप बेरोजगारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वो खुद बताता है कि 16 लाख युवान अभी गरीब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बेकार है, तो अगर 16 लाख लोग बेकार है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा रोजगार पैदा किया। और दूसरी बात यह है कि जो बाहर से उद्योग आते हैं गुजरात में, उनको गुजरात के लोगों को रोजगार देना चाहिए। ऐसी जो सुविधा थी उसमें जो प्रावधान था वो भी गुजरात सरकार ने हटा दिया, ताकि गुजरात के लोगों को वो मिलता नहीं है रोजगार। तो मैं गुजरात के लोगों को मिले या भारत के अन्य लोगों को मिले उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी। वो सारे भारत के लोग गुजरात में आ सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये बात है कि कितने लोग बेकार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, वो बड़ी बात है। और दूसरी बात कि भारत सरकार ने रोजगार के अधिकार के लिए जो नरेगा योजना बनाई है, जो कानून बनाया है, उसका भी जो अमल है गुजरात में वो कितनी खराब तरीके से हो रहा है। तो ये बात अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि बेरोजगारी की स्थिति गुजरात में जितनी दिखाई जाती है उससे कई गुना ज़्यादा खराब। देखिए, एक सर्वे एसोचैम ने किया जिसमें ये बताया गया कि जो यहाँ लघु उद्योग हैं गुजरात में, जैसे सारे देश में बड़े हैं वैसे गुजरात में भी बड़े हैं। कई कम भी हुए, कई बंद भी हुए, लेकिन बड़े भी हैं। सवाल इस बात का है कि लघु उद्योगों में जितना रोजगार मिलता था उतना क्या रोजगार मिल रहा है। तो एसोचैम का सर्वे ये कहता है कि रोजगार की वृद्धि जो ज़्यादा हो रही थी वो कम हुई है। मतलब ये हुआ कि उद्योग आ रहे हैं फिर भी रोजगार नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ मॉडल ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। मतलब जहाँ काम ना मिले ऐसी आर्थिक वृद्धि हो रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़े ऐसा विकास थोड़ी ही होता है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए कि जहाँ इस देश में 1.5 करोड़ लोग हर साल बढ़ते हैं। तो हमें तो उस प्रकार का विकास चाहिए कि जिसमें रोजगारी मिले। तो ये जो पूरा विकास है वो जॉबलेस है। और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि इट्स अ वॉइसलेस ग्रोथ, क्योंकि लोगों को बोला नहीं जाता। हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, मतलब आप मानिए कि विकास हो रहा है और कहिए कि विकास हो रहा है या बोलो मत। तो ये जो तरीका है विकास का, वो तरीका तो हाईली अनडेमोक्रेटिक है। वो लोकतंत्र के खिलाफ वाला जो बर्ताव गुजरात सरकार का या नरेंद्र मोदी की सरकार का हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि देशवासियों को अगर लोकतंत्र जीवित रखना है तो हमें इस मॉडल के बारे में सोचना होगा। अगर आप मुझे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए और विकास चाहिए, तो मैं कहूँगा शायद पहले कि मुझे लोकतंत्र पहले चाहिए, बाद में विकास चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी एक बात मैं आपको कह दूँ ताकि आपको पता चल जाए और पूरे देशवासियों को भी पता चल जाए। सब लोग जानते हैं कि जो दफ़ा 144 है 144, वो कब लगाई जाती है? वो तब लगाई जाती है कि जब अशांति फैलने की दहशत हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न जुलूस निकाल सकते हैं, न सभा का आयोजन कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में, और न किसी का कुछ भी विरोध कर सकते हैं। जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई 2003 से लेकर 2013 तक, तब करीब 15 या 1 महीने पहले से दफा 144 लगाई गई। क्यों लगाई गई? मुझे अगर वाइब्रेंट गुजरात समिट का विरोध करना है तो मैं कर सकता हूं। मेरी वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इस देश के संविधान ने मुझे दिया है। वो कौन सी अशांति फैल जाती है जब वाइब्रेंट गुजरात की समिट का मैं विरोध ही न कर पाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सवाल जो है वो लोकतंत्र और विकास के साथ लोकतंत्र या लोकतंत्र के साथ विकास, वो सबसे बड़ा मुद्दा है देशवासियों के सामने।
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पहले लोकतंत्र को बचाना है और साथ में विकास करना है। ऐसा नहीं चाहिए कि जिसमें विकास हो जाए लेकिन लोकतंत्र हो ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात में विकास हुआ है और लोकतंत्र नहीं है। गुजरात में मैंने जैसे ही पहले कहा कि विकास हुआ ही नहीं है, जो विकास था उसी से आगे बढ़ा है, वही विकास का स्तर रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देशवासियों को कि हम लोकतंत्र के साथ विकास चाहते हैं और इसीलिए आप गुजरात के मॉडल को ठीक तरीके से समझें।